हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी। तो ईसीजी में से हर साल हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हम एकदम अच्छे से पढ़नी है, तो इसे आज इन एंड आउट कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ईसीजी रिलेटेड एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीजी नॉर्मली भी वैसे सारे एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एनआईसीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे इवन आप आरएचएसएमओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी सीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव होती है ईसीजी में, ये पता है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ईसीजी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेसिक्स को भी कवर करूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है ईसीजी में एक तो पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है और टी वेव होती है। और हमें क्या पता होना चाहिए कि पीआर सेगमेंट क्या होता है और क्यूटी इंटरवल क्या होती है। ठीक है, पीआर सेगमेंट क्या होता है? पीआर सेगमेंट में अपने पी वेव भी आती है। ठीक है, पी वेव तो आती है, साथ में ये वाला सेगमेंट भी आएगा, तो इन दोनों को मिला के क्या बोल देंगे हम? पीआर सेगमेंट। क्लियर है? उसके अलावा क्यूटी इंटरवल क्या होती है? ये जो होती है इसको हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब इतना हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स है। ठीक है, उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वेव किस वजह से आती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पी वेव किस वजह से आती है? पी वेव हमारे आती है एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, क्यूआरएस वेव क्यों आती है ईसीजी में? क्यूआरएस वेव आती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से, और टी वेव क्यों आती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से। तो अब आप लोग पूछोगे कि मैम एट्रियल रिपोलराइजेशन की वजह से तो कोई वेव आ ही नहीं रही। तो बच्चों स्पेसिफिकली कोई वेव नहीं आती ईसीजी में अपने जो एट्रियल रिपोलराइजेशन है की वजह से। ठीक है, एट्रियल डिपोलराइजेशन जो होता है ना, वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो वो क्यूआरएस जो ये वेव है ना, इसी में मिक्स हो जाता है, जो एट्रियल रिपोलराइजेशन वाला पार्ट है। तो स्पेसिफिकली कोई वेव ईसीजी में एट्रियल रिपोलराइजेशन को डिनोट नहीं करती। क्लियर है? तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पी वेव किसको डिनोट करती है, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है वो आया हुआ है कि पी आर सेगमेंट, जो अभी हमने देखा था जिसमें पी वेव भी आती है और जो पी आर इंटरवल है वो भी आता है, तो वो किसको डिनोट करते हैं? तो उसमें पी वेव तो आ ही रही है, तो पी वेव आ रही है तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को तो डिनोट करेगा ही, साथ में ए वी कंडक्शन, जो हमारे ए वी कंडक्शन डिले होता है उसको भी डिनोट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करते हैं और ए वी कंडक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये गलत नहीं करना है हमें, ये चीज़ें गलत करेंगे तो वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स ईसीजी के। आप लोग के एग्जाम में एकदम बेसिक्स पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पी वेव किस वजह से आती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पी आर सेगमेंट जो है वो किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें हमें गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब पी वेव के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जो पी वेव है वो मेनली हम कौन सी लीड्स में देखते हैं? लीड सेकेंड और वी1 में देखते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीड वी1 है उसमें पी वेव बाईफेजिक हो सकती है नॉर्मली। अगर हमें लीड वी1 में बाईफेजिक वी1 जो पी वेव है वो बाईफेजिक दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। बाईफेजिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है। नॉर्मली भी वी1 में जो पी वेव है वो बाईफेजिक मिल सकती हैं। क्लियर है? अब इसके हमें ऑब्वियसली बात है डायमेंशन पता होने चाहिए। जब हमें नॉर्मल डायमेंशन पता होंगी तभी तो हम एबनॉर्मलिटी का पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखो पी वेव जो है ना वो नॉर्मली 0.12 सेकेंड्स के लिए आती है और लेस देन 2.5 mm की होती है। क्लियर है? हमने देखा था ये किस वजह से आती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से आती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैंने क्या बताया, देखो बच्चों मैंने बताया पहले आपको ईसीजी के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर ईसीजी के बेसिक्स नहीं पता तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ये हमारे ईसीजी की एक्स और वाई एक्सिस है। क्लियर है? अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक लार्ज बॉक्स है, इसमें फर्दर हमारे इस तरीके से स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसका जो स्मॉल बॉक्स होता है ना उसका डायमीटर हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका एक स्मॉल बॉक्स इधर बना रही हूँ। ठीक है, जो स्मॉल बॉक्स है ना उसका डायमीटर क्या होता है? उसका हमारे हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 0.04 सेकेंड को डिनोट करता है। ठीक है, और जो वर्टिकल वाला है वो हमारे डिनोट करता है किसको? 1 mm को। इतना हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इतना नहीं पता तो फिर
आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। तो इतना हमें पता होना चाहिए, जो स्मॉल बॉक्स है उसका हॉरिजॉन्टल कितना हो रहा है 0.04 सेकेंड और वर्टिकल कितना है 1 mm, ठीक है। तो लार्ज बॉक्स का कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब लार्ज बॉक्स का कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 5 कर सकती हूँ, तो मतलब 0.2 सेकेंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल कितना हो जाएगा 1 mm इंटू 5 कर सकती हूँ, तो 5 mm हो जाएगा। क्लियर है इस बात में कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। चलो अब पी वेव की एबनॉर्मलिटी की बात करें। पी वेव की एबनॉर्मलिटी अपने किस तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, या तो पी पल्मोनेल हो सकता है या पी मेट्रियल हो सकता है, ठीक है। पी पल्मोनेल जो होता है, पल्मोनेल मतलब आप इसको ऐसे याद करूँ, पल्मोनेल ऐसे पहाड़ जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो पल्मोनेल मतलब पहाड़, तो इसमें पी वेव का पहाड़ बन जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली मैंने कितनी बताई थी 2.5 mm से कम की होती है, पर इसमें ग्रेटर देन 2.5 mm की हो जाएगी, ठीक है। एक स्मॉल स्क्वायर कितने लेंथ का होता है 1 mm का होता है, तो इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर आ जाएंगे 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा आ जाएंगे। बस इतना देखना है, अगर 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा अपन को लंबी अपन को पी वेव दिख रही है तो वो पी पल्मोनेल है, और वो किसको डिनोट करती है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को डिनोट करती है, जो कि अपने किस में मिलता है COPD में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज जो हमारे एबनॉर्मलिटी है पी वेव की, वो आती है पी मिट्रियल। पी मिट्रियल जो होती है वो अपने लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलता है। देखो पी मिट्रियल में एम आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एम शेप की पी वेव मिलेगी। क्लियर है। इसमें जो मैंने बताया था नॉर्मली हमारे कितना सेकंड का होता है, लेस देन 0.12 सेकंड का होता है। अब ये ग्रेटर देन 0.12 सेकंड होगा। मैं लेस देन 0.12 सेकंड को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि मैंने बताया था कि एक छोटा स्क्वायर जो होता है वो कितने का होता है 0.04 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं लिख सकती हूँ कि लेस देन 0.12 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, लगभग लेस। इसमें भी मैं ये कह सकती हूँ कि पी वेव को एबनॉर्मल कब बोलेंगे, या तो वो 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा लंबी हो या 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा उसकी विड्थ हो, तो वो एबनॉर्मल हो जाती है। अगर 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा उसकी विड्थ हो तो पी मेट्रियल बोल देते हैं, और अगर 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा लेंथ हो तो उसको बोल देते हैं पी पल्मोनेल, ठीक है। इस बात में आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट है बच्चों जिसमें आप कन्फ्यूज़ होते हो, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो पी मेट्रियल में अपने आर आता है यार, तो ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में नहीं होगा, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलेगी, ठीक है। जबकि पी पल्मोनेल में अपने आर नहीं आता तो ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलेगी। तो मतलब वाइस वर्सा होता है, जहाँ पे आर आ रहा है वो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में नहीं मिलती, जहाँ पे आर नहीं आता वो अपने राइट एट्रियल एनलार्जमेंट मिलता है। मतलब पल्मोनेल अपने राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिल रही है और जो मिट्रियल है वो अपने लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट मिलती है, ठीक है। तो पी वेव के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए काम का है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या काम का है आपके, कि पी वेव कहाँ पे एब्सेंट मिलती है। तो पी वेव मेनली हमारे कहाँ पे एब्सेंट मिलती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट मिलती है। एक और पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट मिलती है, उसके अलावा जंक्शनल टैकीकार्डिया में भी पी वेव एब्सेंट मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक लाइन और क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज ऑफ पी वेव कहाँ मिल सकती हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हमारे मेनली रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज़ की वजह से होता है, MAT मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। उसमें हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मॉर्फोलॉजी डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ ऑफ पी वेव मिल सकती हैं। तो आप उसमें लीड टू देखोगे ना, तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ ऑफ पी वेव मिलेगी। ये इस तरीके से ही हम MAT को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। और उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, COPD होता है, ठीक है। और उसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट में ट्रीट द कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे इम्पॉर्टेंट वेव हैं, हमें पता है बच्चों कि नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, PR सेगमेंट, ठीक है। PR सेगमेंट में हमने देखा था कॉज क्या था उसका, एट्रियल डिपोलराइजेशन और AV कंडक्शन, ठीक है। ये दोनों की वजह से PR सेगमेंट आता है। इसकी नॉर्मल लेंथ होती है 120 to 200 मिलीसेकेंड, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये प्रोलॉन्ग कब होता है, PR सेगमेंट प्रोलॉन्ग कब होता है, तो ये डिगॉक्सिन की वजह से होता है और हार्ट ब्लॉक की वजह से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक की वजह से होता है। डिगॉक्सिन के बारे में मैंने कल बताया था, डिगॉक्सिन की वजह से ECG में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, ST स्टेट, PR प्रोलॉन्ग और QT छोटी, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिगॉक्सिन की वजह से ECG चेंजेस क्या क्या मिलते हैं। उसके अलावा शॉर्ट PR इंटरवल किस में मिलता है, WPW में मिलता है। WPW बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। WPW के ECG चेंजेस हम अभी लास्ट में एंड में इसको समराइज़ भी करेंगे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है पर पूछा जा सकता है, ठीक है। PR प्रोलॉन्ग कहाँ पे मिलती है, डिगॉक्सिन में मिलती है और हार्ट ब्लॉक में मिलती है। शॉर्ट कहाँ पे मिलती है, WPW में मिलती है। और डिप्रेस कहाँ पे मिलती है, तो पेरिकार्डाइटिस में मिलती है, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस कैसे याद करोगे बच्चों, पेरिकार्डाइटिस मतलब PR डिप्रेस्ड,
ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से याद करेंगे। PRD मतलब PR डिप्रेस्ड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट हम बात करें क्यूआरएस सेगमेंट की बात करें तो क्यूआरएस सेगमेंट जो होता है इसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 120 मिली सेकेंड का होता है ये, ठीक है, लेस देन 120 मिली सेकेंड टाइम इंटरवल होती है इसकी। और ये किस वजह से आता है, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन की वजह से आता है, ये हमने अभी भी देखा था। अब ये प्रोलॉन्ग कब मिलेगा, अब ये प्रोलॉन्ग एक तो ये 160 मिली सेकेंड से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो, और एक है 120 टू 160 मिली सेकेंड के बीच में हो, मतलब 120 से ज़्यादा को अपन प्रोलॉन्ग बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो है कि 160 प्रोलॉन्ग तो है पर 160 मिली सेकेंड से कम ही प्रोलॉन्ग्ड है, और एक है कि 160 मिली सेकेंड्स को भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, ठीक है। बेसिकली 4 स्मॉल स्क्वायर से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोलॉन्ग तो है पर ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं है, मतलब 3 से ज़्यादा है पर 4 से कम है ना, 3 ब्लॉक से ज़्यादा है, 3 छोटे ब्लॉक से ज़्यादा है पर 4 से कम है, मतलब 120 से ज़्यादा है पर 160 से कम है, तो ऐसा अपने होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक में, ठीक है बच्चों। अगर 4 ब्लॉक से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है तो हमारी क्या कॉज हो जाएंगे, VT VF, ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और WPW में भी हमारे 160 मिली सेकेंड से ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। और WPW में जो QRS वाइडनिंग होती है वहीं पे अपने डेल्टा वेव मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये हमारा QRS वेव के बारे में हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि हम हर्ट साउंड्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार उसको भी हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। देखो जो सेकेंड हर्ट साउंड होता है वो नॉर्मली हमारी किस वजह से आता है, A2 P2 की वजह से आता है, मतलब एओटिक और पल्मनरी वॉल्व सब्सिक्वेंटली क्लोज होते हैं, उसकी वजह से हमारे S2 हर्ट साउंड आता है, ठीक है। पहले A क्लोज होता है, फिर P पल्मनरी वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। अब मान लो हम स्प्लिटिंग ऑफ S2 की बात करें अभी, ठीक है। अगर मान लो कि है ना किसी के LBB हो जाए, LBB हो गया मतलब लेफ़्ट बंडल जो है वो ब्लॉक हो गया, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया लेफ़्ट साइड का। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, जो कंडक्शन है वो डिले हो जाएगा लेफ़्ट साइड का, मतलब जो एओटिक वॉल्व है वहाँ तक जो कंडक्शन है वो ढंग से पहुँच नहीं पाएगा, तो अब एओटिक वॉल्व डिलेड क्लोज होगा, ठीक है, लेट क्लोज होगा तो क्या होगा, ठीक है। नॉर्मली ये जो A2 और P2 है वो इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, पर अब जो ये A2 है, ये जो A2 वाला वॉल्व है ये अब लेट क्लोज होगा, हमने ये बात की, लेट क्लोज होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पर P2 तो अपनी नॉर्मल जगह पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पास पास आ गए, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही पास पास आ जाएंगे, सिंगल हर्ट साउंड हो जाएगा, सिंगल S2 हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि P2 तो अपनी जगह पे ही रहे और A2 पीछे चले जाए एकदम ही, हो सकता है ना, क्योंकि समझ रहे हो आप लोग कि क्यों हो सकता है, क्योंकि जो बंडल ब्रांच पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, अब पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया तो अब कंडक्शन आ ही नहीं रहा एओटिक वॉल्व तक, तो वो क्लोज ही नहीं हो पा रहा, तो अब लेकिन अपना पल्मनरी वॉल्व को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने टाइम पे क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग। तो रिवर्स स्प्लिटिंग का कॉज क्या हो गया, रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 का LBB हो गया, ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सिमिलरली हम देखें RBB की बात करें, ठीक है, सिमिलरली RBB की अगर हम बात करें तो RBB में क्या होगा, मैंने बताया था S2 किस वजह से आता है, A2 P2 की वजह से आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो P2 है वो ढंग से नहीं हो पा रहा, ठीक है, RBB होगा तो क्या होगा, जो कंडक्शन है वो पल्मनरी वॉल्व तक नहीं पहुंच पाएगा, पल्मनरी वॉल्व तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, अब जो P2 है वो डिले हो जाएगा, तो नॉर्मली जो ये डिस्टेंस इतना था, अब जो ये P2 है ये डिले हो गया और लेट आएगा, तो अब क्या हो रहा है, ये वाइड स्प्लिटिंग हो रही है, वाइड स्प्लिटिंग दिख रही है बच्चों, तो इसको बोलते हैं वाइड स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो वाइड स्प्लिटिंग ऑफ S2 किस में मिल रही है, RBB में मिल रही है, जबकि हमारे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग या सिंगल S2 किस में मिल रहा है, LBB में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के आया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ECG का वो है ST सेगमेंट, ठीक है। ST सेगमेंट जो होता है, जो ST सेगमेंट होता है वो हमारे डिनोट करता है प्लेट्यू फेज ऑफ ECG को, ठीक है, प्लेट्यू फेज को डिनोट करते हैं। अब सुनो, ST सेगमेंट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एलिवेशन मिल सकता है या डिप्रेशन मिल सकता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, देखो ग्रेटर देन 1 mm को हम क्या बोलते हैं, ST एलिवेशन बोल देते हैं। किसी भी लीड में अगर हमें ST सेगमेंट एलिवेशन ग्रेटर देन 1 mm मिले तो उसको ST एलिवेशन बोल देते हैं। ये लाइन सही है क्या, नहीं। V2 V3 में हमारे नॉर्मली भी ST सेगमेंट एलिवेशन मिल सकता है, ठीक है, तो उसमें अगर 1 mm से ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसको ST सेगमेंट एलिवेशन नहीं बोलेंगे,
ठीक है। उसमें थोड़ा हमारे इंपॉर्टेंट अलग पैरामीटर्स आते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलने के लिए। उसमें हम एज देखेंगे, सेक्स देखेंगे, ठीक है। तो सुनो, अगर बाकी किसी भी लीड में हमारे एसटी सेगमेंट ग्रेटर देन 1 mm एलिवेशन मिल रहा है ना, तो फिर हम उसे एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोल देंगे। लेकिन V2 एक्सेप्ट V2V3, V2V3 में कब बोलेंगे हम? V2V3 में अगर मेल पेशेंट है, अगर मेल पेशेंट हमारे पास आ रहा है लेस देन 40 ईयर्स का और उसके V2V3 में ग्रेटर देन 2.5 mm का हमें एलिवेशन दिख रहा है, तो हम उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन 40 ईयर का मेल हमारे पास आ रहे हैं और उसमें ग्रेटर देन 2 mm का हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है, तो हम उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे। सिमिलरली फीमेल चाहे कोई सी भी एज की हो, उसमें एज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसमें ग्रेटर देन 1.5 mm का हमें सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है तो ही हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे। क्लियर है? ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आप लोग को याद रखना है। नॉर्मली तो क्या बोलते हैं, 1 mm से ज़्यादा कोई बोलते हैं, बट V2V3 में थोड़ा अलग होता है, तो ये बात थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। डिप्रेशन की बात करें तो अगर डिप्रेशन कब बोलेंगे? ग्रेटर देन 1 mm को हम डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? पहले डिप्रेशन के कॉजेज़ देख लेते हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के कॉजेज़ होते हैं इस्चेमिया, ट्रॉमा और डिगॉक्सिन। मैंने कल ही आपको बताया था डिगॉक्सिन में ECG चेंजेस क्या क्या मिलेंगे, वापस से रिपीट करूँ। PR प्रोलॉन्गेशन, ST स्ट्रेट और QT छोटी। तो ST स्ट्रेट होगी मतलब डिप्रेस्ड होगी, ठीक है। ST डिप्रेशन का कॉज डिगॉक्सिन भी होता है। अब एलिवेशन के कॉजेज़ की बात करें तो एलिवेशन के कॉजेज़ का निमोनिक होता है एलिवेशन, ठीक है। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जो होता है ना, वो मिमिक करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन को। क्लियर है? नेक्स्ट कॉज है एल से LBB। LBB में भी हमारे एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल सकता है। उसके अलावा ई से होता है अर्ली रिपोलराइजेशन चेंजेस, ठीक है। फिर वी से होता है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म को कैसे डायग्नोस करते हैं बच्चों? अगर किसी की ECG में इवन आफ्टर चेस्ट पेन, मान लो उसकी चेस्ट पेन आज हुआ और 2 हफ्ते बाद में भी उसके ECG में हमें एसटी सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नॉर्मली MI होने के बाद में हमारे, आपको पता है जो ST एलिवेशन होता है वो रिवर्स कर जाता है, सिर्फ Q वेव रह जाती है, ठीक है। अगर किसी के MI होने के बाद में 2 हफ्ते बाद तक भी उसके ST सेगमेंट एलिवेशन दिख रहा है तो हमें वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म सस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म पे आप लोग के एग्ज़ाम पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिर T से हो जाएगा ट्रॉमा, ठीक है। फिर आता है I से इस्चेमिक इंजरी, ठीक है। O से ऑसबॉर्न वेव, ठीक है। ऑसबॉर्न वेव हमारे कहाँ पे मिलती है? हाइपोथर्मिया में मिलती है, ठीक है। हाइपोथर्मिया में हमारे J पॉइंट एलिवेशन मिलता है और वही हमारे ST सेगमेंट एलिवेशन जैसा दिखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये भी हमें गलत नहीं करना है। फिर उसके अलावा फिर N से क्या हो जाएगा? N से हमारे हो जाते हैं नॉन ऑक्लूसिव वेसोस्पाज्म, जिसे हम प्रिजमेंटल एंजाइना भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एलिवेशन निमोनिक हो गया। फिर A और B भी आता है। A से होता है एक्यूट पेरिकार्डिटिस और B से होता है ब्रुगाडा सिंड्रोम, ठीक है। एक्यूट पेरिकार्डिटिस में हमारे क्या मिलते हैं? नॉर्मली हमारे ECG में MI में क्या मिलता है? MI में हमारे ST सेगमेंट एलिवेशन तो मिलता है, पर कॉन्वेक्स ST सेगमेंट एलिवेशन मिलता है। क्लियर है? इस तरीके से, जैसे ये ECG है, ये QRS सेगमेंट है और ये मिल रहा है। एक तो इस तरीके से ST सेगमेंट एलिवेशन मिल सकता है और एक किस तरीके से मिल सकता है? एक इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कॉनकेव हो गया, जबकि ये क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये वाली जो कॉनकेव एलिवेशन हमको दिख रहा है, ST सेगमेंट एलिवेशन दिख रहा है, ये तो हमारे MI में मिलेगा, ठीक है। जबकि जो कॉनकेव वाला दिख रहा है, सॉरी, अगर हमारे कॉन्वेक्स दिख रहा है तो MI में मिलेगा और अगर कॉनकेव दिख रहा है तो पेरिकार्डिटिस में मिलेगा। तो पेरिकार्डिटिस में हमारे ST सेगमेंट एलिवेशन मिलता है इन ऑल लीड्स, सारी लीड्स में हमारे ST सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा और PR डिप्रेशन मिलेगा। अभी हमने देखा था पेरिकार्डाइटिस मतलब PR डिप्रेशन, ठीक है। एक्सेप्ट AVR में हमारे उल्टा चलता है, रेसिप्रोकल चेंजेस मिलते हैं पेरिकार्डिटिस में, तो इस तरीके से डायग्नोस करते हैं, ठीक है बच्चों। एक्यूट पेरिकार्डिटिस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? पेरिकार्डिटिस में क्या मिलेगा? सारी ECG जितनी भी लीड्स होंगी ECG की, उन सब में हमें ST एलिवेशन मिलेगा। कॉनकेव इस टाइप का हमारे ST एलिवेशन मिलेगा विथ PR डिप्रेशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर AVR में हमें रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ST सेगमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट सेगमेंट है बच्चों टी वेव की बात करें तो ये हमारे क्या दिखाते हैं? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताता है, ये हमने अभी बात की थी, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताता है। अब टॉल टी वेव कहाँ पे मिलती है? टॉल टी वेव मिलती है बच्चों
एमआई में मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया में मिलती हैं, ठीक है। ये दो ही चीज़ें याद करनी है आप लोग के एग्जाम के लिए, दो ही चीज़ें काम की हैं। तो एमआई में टॉल टी वेव मिलती है और दूसरा हाइपरकैलेमिया में मिलती है, ठीक है। लेकिन जो एमआई की टॉल टी वेव होगी उसको हम हाइपरकैलेमिया की टॉल टी वेव से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम बेस देखते हैं कि बेस जो है वो ब्रॉड है या फिर नैरो है, ठीक है। जो हमारा एमआई का जो टी वेव होती है वो कैसे होती है? टॉल टेंटेड होती है, ठीक है। जबकि हाइपरकैलेमिया की जो होती है वो कैसी होती है? उसका बेस एकदम नैरो मिलेगा। एमआई वाले का जो टॉल टी वेव होगी उसके बेस हमें ब्रॉड मिलेगा। क्लियर है? देखो इस तरीके से, जबकि इसका बेस एकदम नैरो मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं इन्वर्टेड टी वेव कहाँ मिलती है? इन्वर्टेड टी वेव हमारे मिलती है स्टेमिया और ट्रॉमा में मिलती है। और डीप टी वेव कहाँ मिलती है? मिलती है सबअर्कनॉइड हैमरेज में मिलती है, ठीक है। ये हमें गलत नहीं करना है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो नॉर्मली जब भी आप ईसीजी देखोगे ना तो उसमें हमारे जो एवीआर सेगमेंट होता है ना वो नेगेटिव मिलता है। अगर कभी भी एवीआर सेगमेंट किसी भी ईसीजी में अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब हमें फिर कुछ सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गलत है ईसीजी में। अब कुछ ना कुछ गलत, क्या गलत है? तो सबसे पहले हमारे कॉज हमें क्या सोचना चाहिए कि हो सकता है कि लीड रिवर्सल है, कि बंदे ने ईसीजी सही से नहीं किया, ठीक है। अब आपने अगर लीड रिवर्सल रूल आउट कर लिया, वो अब बच्चा थोड़ा आगे की बात है कि लीड रिवर्सल कैसे देखते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया कैसे देखते हैं। तो अभी तो बस आप लोगों के लिए काम के बस इतना ही है कि एवीआर अगर हमें नेगेटिव दिख रहा है तो हमें क्या क्या कॉजेज़ दिमाग में आने चाहिए। तो पहला कॉज जो हमारे दिमाग में आने चाहिए, क्या आना चाहिए? लीड रिवर्सल। दूसरा डेक्स्ट्रोकार्डिया। तीसरा LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी इन्फाक्शन, ठीक है। और चौथा प्रॉक्सिमल LED ऑक्लूजन, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। LMCA एंड प्रॉक्सिमल LED को कब सस्पेक्ट करेंगे? अगर हमारे AVR जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली AVR जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है बच्चों? अब ये वही बात जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई थी कि MI, देखो आप लोगों के जो MI है वो अब पता है दो तरीके का हो सकता है। मेनली ST एलिवेशन MI हो सकते हैं, नॉन ST एलिवेशन MI हो सकते हैं। ST एलिवेशन MI में तो हमें ST एलिवेटेड दिख जाएगा, ग्रेटर देन 1 mm का ST एलिवेशन मिलेगा इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट V2 V3। हमने अभी भी देखा था V2 V3 में क्राइटेरिया अलग होता है। NST MI में हमने देखा था ग्रेटर देन 1 mm डिप्रेशन होना चाहिए। अब डिप्रेशन तो होना चाहिए, अब उसमें भी एक लोचा है कि जो ST डिप्रेशन होना चाहिए वो या तो हमारे हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन होना चाहिए या डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन होना चाहिए। अगर अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन है तो उसे हम NSTMI नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो हमारे ये जो होती है नॉन सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट है। हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन और डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन जो होती है सिग्निफिकेंट होती है। अब एक और बात है बच्चों कि जो NSTMI में जो प्लेग बनता है, मतलब जो हमारे ऑक्लूजन हो रहा है वो प्लेटलेट थ्रोम्बस की वजह से बनता है, ठीक है। वो प्लेटलेट की वजह से बनता है, ठीक है। वो कोई उसकी समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो कोई फिब्रिन की वजह से नहीं बन रहा, वो प्लेटलेट की वजह से बन रहा है। अब प्लेटलेट की वजह से बन रहा है इसलिए उसमें हमारे ड्रग्स कौन सी देंगे? हम एंटी प्लेटलेट देंगे। उसमें हम थ्रोम्बोलिटिक देंगे क्या? मतलब फिब्रिनोलिटिक देंगे क्या? फिब्रिनोलिटिक एजेंट उसमें नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फिब्रिन का क्लॉट ही नहीं है, वो प्लेटलेट का क्लॉट होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का कोई रोल नहीं है हमारे नॉन STMI वाले पेशेंट्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो NSTMI में हम ड्रग्स कौन सी देते हैं? मोना ड्रग्स देते हैं। मोना मतलब M से मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन देते हैं, O से ऑक्सीजन देते हैं, N से नाइट्रेट्स दे सकते हैं हम फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, और A से एंटी प्लेटलेट देते हैं। क्लियर है? तो ये हम गलत नहीं करेंगे, आपसे याद रखेंगे ये चीज़ हम। उसके अलावा आप बीटा ब्लॉकर भी देते ही हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब हाउ टू लोकलाइज MI, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी तो आप हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे अब ये, ठीक है, आज के बाद में। तो बस एक चीज़ याद रखनी है हमें, साल, ठीक है बच्चों, साल याद रखना है। फिर हमें पता ही है कि ECG में हमारे जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 तक होती हैं। तो वही हमें लिख देना है V1 V2 V3 V4, ठीक है। अलग अलग करके लिखना है इस तरीके से V5 V6, ठीक है। दो दो का पेयर बना देना है। अब S के साथ में तो हमें V1 V2 को कर देना है, A के साथ में V3 V4 को कर देना है, और L के साथ में V5 V6 को कर देंगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये जो L के साथ में V5 V6 हमने की ना, उधर ही हम
लीड 1 और AVL भी लिख देंगे। क्लियर है? तो ये जितनी भी लीड्स है V5 V6 लीड 1 और AVL ये सारी लेटरल लीड्स हो गई। ठीक है बच्चों, जबकि V3 V4 जो होती है ये एंटीरियर लीड होती है। ठीक है, और V1 V2 जो होती है ये सेप्टल लीड होती है। ठीक है, अब जो लेटरल लीड है उसको कौन सप्लाई करेगा? लेटरल सर्कमफ्लेक्स करेगी, नाम से पता चल रहा है लेटरल LCX। ठीक है, तो इसको कौन सप्लाई करता है? LCX सप्लाई करती है। एंटीरियर को कौन करेगा? तो LED करेगी इसे सप्लाई, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और सेप्टल को भी कौन करता है? LED करता है। ठीक है, RAD को कौन करेगा? RAD किसको, बेसिकली RCA किसको सप्लाई करेगी? राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करेंगी? तो जो इन्फीरियर वॉल की लीड्स होती हैं उनको कौन सप्लाई करता है? RCA सप्लाई करती है। ठीक है, LED हो गया, LCX हो गया, RCA हो गया। इन्फीरियर लीड्स कौन कौन सी होती है? सेकेंड, थर्ड और AVF जो होती है हमारी ECG में लीड्स, वो कौन सी होती है? इन्फीरियर लीड्स होती है। ठीक है, अब हम इन्हें गलत नहीं करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। चलो अब थोड़ा सा हम ECG देख लेते हैं। देखो नॉर्मल रिदम हमारी ऐसी दिखती है ECG में। ठीक है, एक और बात मैं जो रह गई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ECG में वैसे तो आप लोग को पता ही होगा हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। तो 300 बाई नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स, जितने भी हमारे लार्ज स्क्वायर हैं इन बिटवीन 2 RR, 2 RR के बीच में जितने भी लार्ज स्क्वायर हैं, ठीक है, वो हो जाएगी अपनी कितनी, वो क्या हो जाएगा? हार्ट रेट हो जाएगी। ठीक है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन RR। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेसिक्स है इनको गलत नहीं करना है हमें। ठीक है, एग्ज़ाम में। चलो नेक्स्ट ECG पे आते हैं हम। साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया कैसे कह देंगे? तो अभी मैंने बताया कि हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। तो अगर हार्ट रेट जो है वो हमारी 60 से कम आ रही है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, साइनस टेकिकार्डिया में अगर हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा आ रही है तो साइनस टेकिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था QRS वाइड के कॉजेज देखे थे। QRS वाइडनिंग में हमने क्या देखा था कि 0.12 मिली सेकेंड से ज़्यादा अगर हमारे टाइम में QRS इंटरवल दिख रही है तो हम क्या बोलते थे? वाइड QRS बोलते थे। हमने बोला था वाइड QRS को, फिर हमने बोला था या तो बहुत ज़्यादा वाइड हो या फिर सिर्फ वाइड हो। सिर्फ वाइड हो मतलब 0.12 से 0.16 सेकेंड हो, या फिर 0.16 सेकेंड से भी ज़्यादा हो, मतलब 4 ब्लॉक से भी ज़्यादा हो, 4 छोटे ब्लॉक से। ठीक है, तो इधर देखो, इधर 4 छोटे ब्लॉक से भी ज़्यादा दिख रही है ये। ठीक है, बहुत वाइड QRS दिख रही है। ठीक है, ये सारी QRS है ये। ठीक है, तो ये हो जाता है VT, एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है, अब VF में भी हमारे क्या मिलेगा? VF में भी हमारे बहुत वाइड QRS मिलती हैं, लेकिन ये एक जैसी दिख रही हैं क्या? नहीं। ठीक है, ये फिब्रिलेटरी वेव्स दिख रही हैं इस तरीके से, इसलिए ये हो जाता है क्या? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बच्चों हमने कल ही क्लास ली है, तो आप वहाँ जाके देख ही लेना। मैंने बताया था कि उसमें P वेव नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे अपन को कोई भी वेल डिफाइंड P वेव नहीं दिखेगी। ठीक है, बस फिब्रिलेटरी वेव्स दिखेगी ये। ठीक है, और ये QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। ठीक है, एट्रियल रेट देखो कितनी ज़्यादा हुई, 300 से 600 के बीच में हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट बच्चों ये एसिस्टोल है, जहाँ पे अपने कोई वेव ही नहीं दिख रही। ठीक है, ये टॉर्सा डी मॉन्टेस होता है। ऐसा लगता है किसी धागे को पकड़ के अपन ने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये इसको पता करने का तरीका है। अब टॉर्सा डी मॉन्टेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपको आप लोगों को याद रखना है। टॉर्सा डी मॉन्टेस कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो करवा सकते हैं, तो ये याद रखो बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी, जैसे हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया मेनली। ठीक है, और हाइपोकैलेमिया भी। हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैलेमिया, सब अपने टॉर्सा डी मॉन्टेस करवा सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एट्रियल फ्लटर देखना आना चाहिए, इसमें हमारे फ्लटर वेव्स मिलेगी, एक जैसी फ्लटर वेव्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बच्चों, मैंने बोला था कि WPW इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी पढ़ लेते हैं। WPW में देखो, इधर देखो, ये हमारे नॉर्मल P वेव दिख रही है। अब ये देखो QRS वाइडनिंग दिख रही है, ये देखो कितनी वाइड हो गई है। ठीक है, मैंने बताया था QRS वाइडनिंग का कॉज एक क्या है? WPW भी है, हमने देखा था। तो इसमें देखो ये वाइड QRS दिख रहा है। ठीक है, और ये PR सेगमेंट देखो कितना छोटा हो गया। नॉर्मली कितना होते हैं? 0.1 to 0.200 मिली सेकेंड होता है ना? ये देखा था हमने। 0.200 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो गया? कम से कम 4 स्मॉल स्क्वायर आने चाहिए बीच में, पर इसमें देखो, इसमें 1.5 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, तो मतलब ये एबनॉर्मल हो गया ना। ठीक है, तो PR सेगमेंट की शॉर्टनिंग हो जाती है
फर्स्ट हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा QRS की वाइडनिंग हो जाती है, हमने देखा था, ठीक है। और ये देखो, ये बच्चों जहाँ पे ये एरो मार्क्ड है वो देखो आप, ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल नहीं है ना, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेल्टा वेव, ठीक है। डेल्टा वेव दिखेगा ECG में, ठीक है। तो ये 3 चेंजेस आपको याद रखने हैं, और साथ में ये सेकेंडरी STT चेंजेस बोलते हैं इन्हें। ये T वेव का जो डिप्रेशन आ रहा है और ST सेगमेंट थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है, इसको STT चेंजेस बोलते हैं, सेकेंडरी STT चेंजेस जो इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, क्या क्या मिलता है। PR सेगमेंट की शॉर्टनिंग मिलती है, डेल्टा वेव मिलती है, और QRS वाइडनिंग मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें। अब बच्चों एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्ट ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक में अपन को क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मिलेगी। PR इंटरवल जो होगी वो प्रोलॉन्ग मिलेगी, ठीक है। मतलब 4 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा मिलेंगे अब, ठीक है। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल के कॉजेज़ हमने क्या क्या पढ़े थे, हर्ट ब्लॉक पढ़ा था, ठीक है, और डिकॉक्सिन पढ़ा था, याद है, ठीक है। अब आता है सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे। सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक में भी मोबिट्ज टाइप 1 में क्या होता है, PR इंटरवल जो होती है ना वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। देखो इधर PR प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती जा रही है, इधर देखो बढ़ती जा रही है ये सेगमेंट, ठीक है। अनटिल अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप हो गया QRS सेगमेंट, यहाँ पे P वेव तो आ रही है, ये दिख रही है P वेव, ये P वेव है, P वेव तो आ रही है, पर इसके बाद में QRS वेव नहीं है, तो ये ड्रॉप्ड मिस्ड बीट हो गई यहाँ पे ऐसा। तो ये PR सेगमेंट जो है ये कब तक अपने इंटरवल बढ़ती जाएगी, जब तक एक मिस्ड बीट नहीं आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से मोबिट्ज टाइप 1 को पहचानते हैं। इसको ही बोलते हैं वेंकी बैक फिनोमेन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं वेंकी बैक फिनोमेन के नाम से आपसे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें बच्चों वो है सेकेंड डिग्री या मोबिट्ज टाइप 2 ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, ये PR सेगमेंट देखो कॉन्स्टेंट है सब जगह, ठीक है। और फिर एकदम से मिस्ड बीट आ गई, तो मिस्ड बीट से पहले अगर PR प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो जाएगा, मोबिट्ज टाइप 1 हो जाएगा। पर अगर PR सेगमेंट कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, मोबिट्ज टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक तो हम पहचान ही सकते हैं, इसमें PP और RR में कोई रिलेशन नहीं रहता। बेसिकली P और R में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता, लेकिन PP और RR दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर है, वापस से सुनो, P और R मतलब P और QRS में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता, लेकिन जब हम PP सेगमेंट देखेंगे ना तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। RR सेगमेंट जब देखेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, इधर देखो ये P और ये P के बीच में डिस्टेंस सेम है, ये P और ये P के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो PP इंटरवल हमेशा बराबर रहेगी, RR इंटरवल हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन इस P जो P है उसका QRS से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया, अब नहीं गलत करना है, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, चलो सबसे पहले हमने ECG के फंडामेंटल्स पढ़े थे, ठीक है। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था, तो ECG में इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम देखते हैं हम, ठीक है। स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ ECG कितनी होती है, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कैलिब्रेशन में 1 मिलीवोल्ट इक्वल टू 10 mm होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ECG के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल स्क्वायर होता है वो 0.04 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। और लार्ज स्क्वायर जो होता है 0.02 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। बेसिकली 0.04 सेकेंड और 0.2 सेकेंड का होता है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो मैंने बताया था कि 1 mm इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। अब ECG के कंपोनेंट्स में हमने देखी थी अभी भी कि P वेव होती है। P वेव में हमने देखा था P वेव किसको डिनोट करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। नॉर्मली लेस देन 120 मिली सेकेंड की होती है और लेस देन 2.5 mm की होती है। मैंने बताया था कि अगर 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा उसकी लेंथ है या 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा उसकी विड्थ है तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा है तो P पल्मोनेल जो कि अपने राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलती है, और अगर विड्थ ज़्यादा है तो अपन P मिट्रियल बोलते हैं जो कि अपने किस में मिलती है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलती है। राइट जो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है उसमें क्या मिलेगा, P मिट्रियल मिलेगा, और P पल्मोनेल किस में मिलेगा, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा P वेव एब्सेंट किस में मिल सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में मिल सकती है और जंक्शनल रिदम में मिल सकती है, ठीक है। और डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज ऑफ P वेव किस में मिल सकती है, MAT में मिल सकती है। अब आते हैं
पी आर इंटरवल की हमने बात की थी। पी आर इंटरवल किसको डिनोट करते हैं? ए वी नोडल कंडक्शन और एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करते हैं। दोनों चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है? 120 to 200 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। ये पी आर इंटरवल है, ठीक है, समझ में आ गया। और शॉर्ट पी आर इंटरवल किस में मिलेगा? अभी अभी हमने देखा था WPW सिंड्रोम में हमारी शॉर्ट पी आर इंटरवल होता है, ठीक है। लॉन्ग पी आर इंटरवल किस में मिलता है? फर्स्ट डिग्री, मतलब बेसिकली कोई भी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, सब में अपने हमारे पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। हार्ट ब्लॉक में हमने देखा था फर्स्ट डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उसमें प्रोलॉन्ग हार्ट जो पी आर इंटरवल मिलता है, ठीक है। सेकंड डिग्री में हमने मूविज टाइप 1 और टाइप 2 देखी थी। टाइप 1 में हमने वैंकी-बैक फिनोमेनन देखा था। वैंकी-बैक फिनोमेनन में हमने क्या बोला था कि पी आर सेगमेंट जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाता है अंटिल QRS जो होती है मिस ना हो जाए, ठीक है। जबकि हमने मोबिज टाइप 2 में क्या देखा था कि जो पी आर सेगमेंट है वो कांस्टेंट रहेगी और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि क्या होगा कि QRS मिस हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि QRS के बारे में देखा था। QRS किस वजह से आती है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से आती है। नॉर्मली लेस देन 120 मिली सेकेंड होती है, ठीक है। एक लाइन हमने नहीं देखी थी कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स क्यों आती है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आती है ट्रांसम्यूरल स्कार की वजह से, ठीक है। और डेल्टा वेव हमें कहाँ पे मिलती है? WPW में मिलती है, ये हमने देखा था। WPW सिंड्रोम में क्या होता है? अपने एक अलग से पाथवे बन जाता है, ठीक है। बंडल ऑफ कैंट पाथवे बन जाता है, ठीक है, एसेसरी पाथवे। ST सेगमेंट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ ही लिया कि प्लेटियो फेज की वजह से होता है। एलिवेशन, अपने एलिवेशन निमोनिक पढ़ लिया था। डिप्रेशन में हमने इस्टेमिया डिकॉक्सिन देखा था, ठीक है। टी वेव के बारे में भी हमने सब कुछ देख लिया था कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से होता है। और पीक हमारे कहाँ पे मिलेगा? MI में और हाइपरकैलेमिया में मिलता है। और हम बेस को देख के डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्रॉड बेस है या नैरो बेस है, ठीक है। इन्वर्टेड टी वेव हमारे मिलती है इस्टेमिया और स्ट्रेन में, ये बात भी हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट है कि वही चीज़ें वापस लिख रखी हैं। डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन है तो क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या अपन डायग्नोस करेंगे। तो अगर कॉन्वेक्स है तो STMI हो जाएगा, और STMI है तो फिर हमें टेरिटरी देखनी होती है, जिसके लिए हमने SAL निमोनिक पढ़ा था। V1 V2 S और V3 V4 में एंटीरियर बोल देंगे, और V5 V6 में हम लेटरल बोल देंगे। और लीड 1 और AVL भी होता है लेटरल में। फिर हमने देखा था अगर लेटरल है तो LCX होगा, और अगर सेप्टल और एंटीरियर है तो हमने देखा था LED होता है, और इन्फीरियर लीड में RC होता है, ये भी बात हमने देखी थी। पेरिकार्डाइटिस की ECG चेंजेस हमने देखा था कि उसमें डिफ्यूजली सारी लीड्स में हमें क्या मिलेगा? ST सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, लेकिन कॉन्केव स्टाइल का मिलेगा, ठीक है। और साथ में PR डिप्रेशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर AVR, ये बात हमने देखी थी। उसके अलावा ST एलिवेशन का एक कॉज हमने ऑसबॉर्न वेव्स भी पढ़ा था। ऑसबॉर्न वेव्स में मैंने बताया था कि हाइपोथर्मिया में मिलता है, जे वेव एलिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था LV एनेरिज्म भी पढ़ा था। V से हमने वेंट्रिकुलर एनेरिज्म पढ़ा था, वही LV एनेरिज्म था। मैंने बताया था कि अगर किसी के MI के 2 वीक बाद तक भी ST एलिवेशन मिल रहा है तो फिर हमें LV एनेरिज्म सस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में हमने कंडक्शन में जो बात की थी, एक इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल एक्सिस ECG की कितनी होती है? -32 + 90 होती है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, कई की जगह पे +110 तक भी दे रखा है, पर अभी हैरिसन के हिसाब से आप याद करो -32 + 90 है हैरिसन में, ठीक है। अब LBB की बात करें तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मैंने अभी आपको पढ़ा था, इसमें पैराडॉक्सिकल S2 स्प्लिटिंग मिलती है या फिर सिंगल S2 मिलेगी, ठीक है। और RBB में मैंने बताया था कि उसकी वजह से क्या होगा? वाइड S2 स्प्लिटिंग मिलेगी, मैंने ये समझा दिया था, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो कि हमारे ST सेगमेंट एलिवेशन करवा सकती हैं या डिप्रेशन करवा सकती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें ECG में चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिगॉक्सिन के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था कि वो क्या क्या चेंजेस करवाती है, और हमने वो अभी रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया क्या करवाता है? हाइपर कैलेमिया के अभी अपन ने पढ़ा है कि टॉल टी वेव, नैरो बेस्ड टी वेव कौन करवाती है? हाइपर कैलेमिया करवाती है। और हाइपर कैलेमिया अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पोटेशियम हो जाता है ना तो साइन वेव आने लग जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। हाइपोकैलेमिया के बारे में हमें याद रखना है कि हाइपोकैलेमिया की वजह से यू वेव आती है, ठीक है। तो ECG में देखो हमारे जो QRS, उसके बाद में टी वेव थी, तो टी वेव जो होती है ना, टी वेव तो रहती है और साथ में एक यू वेव भी आ जाती है। टी वेव इन्वर्ट हो जाती है और साथ में यू वेव आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है हमें, कैसा लगता है कि जो QT वेव है ना वो प्रोलॉन्ग हो गई, ऐसा लगता है। जबकि होता क्या है कि QU आ जाती है, ठीक है, QU आ जाती है, टी के बाद में एक और वेव आ जाती है यू वेव, लेकिन वो ऐसा लगता है कि QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई। तो इसमें हमारी
एक तरीके से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के कौन कौन सी कॉजेज होते हैं, उसमें हमने हाइपोकैलेमिया देखा था, हाइपोकैल्सेमिया देखा था, हाइपोमैग्नीशियमिया देखा था, ठीक है। तो ये गलत नहीं करना। अभी अभी मैंने बताया था कि हाइपोकैल्सेमिया की वजह से प्रोलॉन्ग क्यूटी मिल सकती है, वही इसमें लिख रखा है वापस, ठीक है। अब जो टीसीए होती है हमारी ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो वाइड क्यूआरएस करवाती है और लॉन्ग क्यूटी इंटरवल करवाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो नॉर्मली जब भी किसी बंदे को डिप्रेशन होता है तो उसको ऐसा लगता है ना कि उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, सब कुछ छोटा छोटा नज़र आता है उसको कि सारी दुनिया बहुत छोटी है और सब खत्म हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा। अगर वो एंटी डिप्रेसेंट ले लेगा तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तो उसको वापस सब चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी। बड़ी बड़ी दिखने लग जाएगी मतलब कि वाइड क्यूआरएस हो जाएगा और लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा वेग निमोनिक है पर याद करने के लिए ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है बस ईसीजी के लिए, यही पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। अब एक बार हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन मतलब आपके, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। पहला क्वेश्चन हमारे पी वेव पे आया हुआ है कि पी वेव क्या डिनोट करती है, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि क्यूआरएस क्या डिनोट करता है। क्यूआरएस क्या डिनोट करता है बच्चों, ठीक है। चलो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60-year-old male comes to emergency with history of chest pain which is acute onset. The ECG shows ST depression and T wave inversion. Cardiac biomarker in blood are not elevated. What will be the appropriate management? देखो अब चेस्ट पेन करके आया है पेशेंट, ठीक है, और ईसीजी में हमें क्या दिख रहा है, एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है। तो एसटी डिप्रेशन मिल रहा है मतलब क्या हो सकता है, एनएसटीएमआई हो सकता है या फिर अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है कार्डियक बायोमार्कर बढ़े हुए नहीं है। कार्डियक बायोमार्कर बढ़े हुए नहीं है इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ, अभी नेक्रोसिस नहीं हुआ। नेक्रोसिस की वजह से, बेसिकली नेक्रोसिस की वजह से ही तो होते हैं मार्कर बढ़े हुए। तो अगर नेक्रोसिस नहीं हुआ तो मतलब एमआई तो नहीं है, तो मतलब अनस्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना में ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ट्रीटमेंट तो वही देंगे हम हमारा क्या मेट्रोप्रोलॉल देंगे और एंटीप्लेटलेट देंगे और ऑक्सीजन देंगे। हमने मोना पढ़ा था, एम से मॉर्फिन पढ़ा था, ओ से ऑक्सीजन पढ़ा था, एन से नाइट्रेट पढ़ा था और ए से एंटीप्लेटलेट पढ़ा था हमने, है ना। तो वही चीज़ देंगे, ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता है वैसे, ठीक है। और क्या नहीं देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं देंगे। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि जो हमारे क्लॉट बन रहा है वो प्लेटलेट रिच क्लॉट है, वो हमारे फिब्रिन रिच क्लॉट ही नहीं है। तो देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस तो अपने आप रूल आउट हो गया, हेपेरिन अपने आप रूल आउट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारे डिगॉक्सिन, तो डिगॉक्सिन क्यों देंगे, डिगॉक्सिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, एमआई में, ठीक है। डिगॉक्सिन तो कहाँ देते हैं, हमें एएफ में देते हैं, फ्लटर में देते हैं, फिब्रिलेशन में देते हैं, इधर तो कोई रोल नहीं है। तो नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं लेकिन वो पेन रिलीफ के लिए काम में आता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, यही ऑप्शन हो गया, ऑक्सीजन एस्पिरिन टिकाग्रोलॉर और मेटाप्रोलॉल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटी एलिवेशन पे दोबारा क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन ईसीजी। तो हमने क्या निमोनिक पढ़ा था, हमने एलिवेशन निमोनिक पढ़ा था, ई से इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, एल से एलबीबी पढ़ा था, ठीक है, ई से अर्ली रिपोलेशन चेंजेस पढ़ा था हमने, वी से वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर टी से ट्रॉमा पढ़ा था हमने, आई से इस्टेमिया पढ़ा था, ठीक है, ओ से ऑसबॉर्न वेव पढ़ी थी हमने, एन से प्रिजमेंटल एंजाना नॉन ऑक्लूसिव एंजाना जो था वो पढ़ा था, फिर हमने ए से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पढ़ा था और बी से ब्रुगाडा सिंड्रोम पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें एकदम क्लियरली दिमाग में होनी चाहिए। देखो कोई क्लैरिटी नहीं है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस दे दिया ऑप्शन में, ट्रॉमा दे दिया वो भी हमारे टीम आ गया, हाइपोथर्मिया दे दिया, ऑसबॉर्न वेव हाइपोथर्मिया, तो ये भी रूल आउट हो गया। क्या बचा, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया में एसटी एलिवेशन मिलता ही नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है। हाइपोकैल्सेमिया में मैंने क्या पढ़ाया, सिर्फ ये क्या करवाता है, क्यूटी एलिवेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाता है, मैंने बताया टॉर्सा डी मॉन्टेस करवाते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 50-year-old मैन रिपोर्ट्स टू इमरजेंसी विद ब्रेथलेसनेस पाल्पिटेशन एंड एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। जब आपने उसको ऑस्कल्टेट किया, एक बंदा आपके पास में आया चेस्ट पेन करके और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके, जब आपने ऑस्कल्टेट किया तो उसको उसमें आपको सिस्टोलिक मरमर आ रही है, ठीक है। सिस्टोलिक मरमर के कॉजेज़ पता होने चाहिए हम आपको, ठीक है। मेन कॉजेज़ कौन से होते हैं पेन सिस्टोलिक मरमर के, ये पता करने के लिए मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे एक मरमर का वीडियो डाला हुआ है, वो आप लोग देख लो जाके, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मरमर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, गलत नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही
अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैंने डाला हुआ है, तो वो आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है इसने कि सिस्टोलिक मरमर आ रही है उसके अपेक्स में। ईसीजी में जब आपने देखा तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिख रहा है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करें? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया कार्डियक मार्कर करवाएंगे, ट्रोपोनिन TI, या इको कार्डियोग्राफी करें, या TMT करें, या 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग करें। अब बंदे के ऑलरेडी चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन करके बंदा आया है, तो उसका TMT करवाओगे क्या? मान लो वो MI में MI हो रखा है बंदे को, उसको TMT करवा दोगे, ट्रेडमिल टेस्ट करवा दोगे उसका? नहीं करवाओगे, राइट। तो ट्रेडमिल टेस्ट तो रूल आउट है। 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग क्यों करवाएंगे? हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या होती है कि ECG इवेल्यूशन कर रहे हैं अपन उसका 24 आवर, कि वो जो भी कर रहा है वो देखते जा रहे हैं, पर इसका क्या रोल है? अभी बंदे के चेस्ट पेन है, अभी हमें फटाफट कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो बंदे के चेस्ट पेन है, ECG की हमने लीड करवा ली, उसमें ST सेगमेंट एलिवेशन दिख ही रहा है, तो हॉल्टर मॉनिटरिंग का क्या रोल है? हॉल्टर मॉनिटरिंग कब करते हैं बच्चों? कि अभी उसके इंटरमीडिएट मान लो कोई पेशेंट है आपके, उसके ECG में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं हमें, अभी हमने करवा ली, कोई ECG में चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन उसके चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या पता उसके बीच बीच में एंजाइना के सिम्टम्स आ रहे हो, प्रेसमेंटल एंजाइना हो रहा हो, या बीच बीच में कुछ ऐसे ECG में चेंजेस आ रहे हो जो हमें नॉर्मली अभी नहीं दिख रहे। तो इसके लिए हम 24 आवर्स की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसकी ECG को मॉनिटर करते हैं, उसको बोलते हैं हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें तो हमें दिख रहे हैं ECG चेंजेस, ठीक है। अब कार्डियक मार्कर क्यों नहीं करवाएंगे बच्चों इसमें? देखो चेस्ट पेन करके बंदा आया है, ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन दिख ही गया, तो अब कार्डियक बायोमार्कर्स का क्या रोल है? कार्डियक बायोमार्कर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है, दिख ही गया ना, इसमें तो डायग्नोज हो गया ST सेगमेंट एलिवेशन है, और चेस्ट पेन करके आया है बंदा, ब्रेथलेसनेस करके आया है, मतलब ST एलिवेशन MI है, ठीक है। और साथ में उसके मरमर आ रही है मतलब उसके मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन होगा। अब MI का मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब कोई ना कोई वॉल्व ख़राब हो चुका है उसका, मतलब या तो MR या TR हो चुका है, तो अब इको करके देखो, ठीक है। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट करने के लिए अब इको करके देखो कि पैपिलरी मसल वॉल रप्चर तो नहीं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिजिटलिस पे है, ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से एरिथमिया ये करवा सकती है, कौन से नहीं करवा सकते। मैंने बताया था एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन ये नहीं करवा सकती, बाकी जितने भी जहान भर के एरिथमिया है वो सब ये करवा सकती है। मोस्ट कॉमन एरिथमिया जो ये करवाती है वो कौन सा होता है? बाइजेमिनी, और मोस्ट स्पेसिफिक होता है AT विथ वेरिएबल ब्लॉक, ठीक है, ये याद रखना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लंबा हो गया है सेशन, चलो जल्दी से एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन इन ECG? ये बात हमने अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2021 में भी आया था आपके, ठीक है, और फिर ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2022 में भी ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 24-year-old man presents with acute onset shortness of breath with precordial chest pain, ठीक है। ECG revealed ST segment elevation with upward concavity and PR segment depression, मतलब पेरिकार्डिटिस वाली चेंजेस हो गई इन V2 to V6 सारी लीड्स में है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर AVR, मैंने बता दिया एक्यूट पेरिकार्डिटिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ऑसबॉर्न वेव पे है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था कहाँ पे मिलती है ऑसबॉर्न वेव, तो हाइपोथर्मिया में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग अकर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने इधर ढंग से डिस्कस नहीं किया है, तो ये हम हर्ट साउंड वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। अभी के लिए तो बस हमें इतना याद रखना है कि LBB में क्या मिलेगा और RBB में क्या मिलेगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि RBB में क्या मिलेगा, हमारे वाइड S2 हो जाएगी, वाइडली स्प्लिट S2 हो जाएगी, जबकि LBB में क्या मिलेगा? पैराडॉक्सिकल S2 मिलेगा। तो बस हमें इतना भी अगर पता है ना, जितना मैंने बता दिया अभी, तो भी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बस हम इससे हमारा ये ऑप्शन आराम से रूल आउट हो गया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाला, ठीक है, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच में तो हमारे वाइड S2 मिलेगी, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 थोड़ी मिलेगी। तो इतना भी पता है ना, तो भी हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वापस से आ गया, रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 किस में मिलेगी? तो ये मैंने समझा दिया, LBB में मिलेगी। फिर ये क्वेश्चन आ गया ECG इन MI पर, एक मिनट बच्चों, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, 60-year-old डायबिटिक फीमेल प्रेजेंट्स विद एक्यूट MI, ECG चेंजेस इंक्लूड ST एलिवेशन ग्रेटर देन 1 mm इन लीड AVR। अब AVR में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है, तो मैंने उसके कॉजेज़ बताए थे। AVR अगर पॉजिटिव दिख रही है
तो उसके कॉजेज़ क्या देखे थे हमने, लीड रिवर्सल देखा था, दूसरा डेक्स्ट्रोकार्डिया देखा था, तीसरा कॉज हमने देखा था क्या, LMCA देखा था या प्रॉक्सिमल LAD देखा था, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट PR इंटरवल, ठीक है। ऑप्शन है इट डिनोट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है PR इंटरवल, नहीं, वो तो किसको डिनोट करता है, मेनली AV कंडक्शन, ठीक है, AV नोडल कंडक्शन को डिनोट करता है अलॉन्ग विद एट्रियल, अगर हम बात करें तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को भी डिनोट करता है अगर PR सेगमेंट की बात करें तो, ठीक है। PR इंटरवल नहीं करता, देखो दो चीज़ें, एक तो PR सेगमेंट है और एक PR इंटरवल है। PR इंटरवल का मतलब तो क्या हो गया कि P वेव के बाद से लेकर Q की स्टार्टिंग तक जो होगा उसे तो PR इंटरवल बोलेंगे, और PR सेगमेंट किसको बोलेंगे, उसमें P वेव भी आ जाएगी और साथ में PR इंटरवल भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, PR इंटरवल पूछा है, सिर्फ उतने गैप की बात की है, P के बाद की और Q के स्टार्टिंग की, ठीक है। तो वहाँ वो सेगमेंट किसको डिनोट, वो इंटरवल किसको डिनोट करती है, वो हमारे सिर्फ AV कंडक्शन टाइम को, AV नोडल कंडक्शन टाइम को बताती है वो तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है नॉर्मल ड्यूरेशन इसके 0.12 to 0.020 सेकेंड होती है, ये बात सही है। प्रोलॉन्गेशन डिनोट्स इम्पेयर्ड AV नोडल कंडक्शन, सही बात है। अ शॉर्ट PR इंटरवल अकर्स इन WPW सिंड्रोम, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म पोस्ट MI पे, ये भी बात अपन ने देख ली थी अभी। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डायग्नोसिंग वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म इन अ पेशेंट विद रीसेंट MI, ठीक है। तो रीसेंट MI में वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म कैसे डायग्नोज होगा, पैराडॉक्सिकल इम्पल्स ऑन चेस्ट वॉल आती है, ठीक है। अगर किसी बंदे के MI के बाद में इम्पल्स आ रही हैं चेस्ट पे, ठीक है, और साथ में प्रिकॉर्डियल बल्जिंग प्रेजेंट है ऑन एक्सरे, मान लो उसके अजीब सी इम्पल्स फील हो रही है 2 हफ्ते बाद भी, ठीक है, और आपने ECG करवाई, ECG में आपको SC सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है 2 हफ्ते बाद में भी, आपने एक्सरे देखा तो एक्सरे में भी आपको अनयूजुअल बल्जिंग दिख रही है ऑफ कार्डिक सेल हाउटे, ठीक है। तो ये सब हमारे वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म को बताता है। पल्सस पैराडॉक्सिस आता है कि वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में, मैंने पढ़ाया ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई वो नहीं आएगी। पल्सस पैराडॉक्सिस किस में मिलता है हमारे, पल्सस पैराडॉक्सिस हमारे मिलता है किस में, कार्डियक टैम्पोनेट में मिलता है और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में भी मिल सकता है, ठीक है। 1/3 केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में भी हमारे पल्सस पैराडॉक्सिस मिल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बाकी पढ़ते रहिए, और क्वेश्चंस के लिए मेडी मंत्रा ऐप मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने आज मतलब 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है, तो आप जाके कंटेंट देखिए, क्यू बैंक सॉल्व करिए, और काफ़ी स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया है क्यू बैंक आप लोगों के लिए, तो आप जाके देखिए, विज़िट करिए, और अच्छा लगे तो फिर लीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत की है हम लोगों ने, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। हैप्पी लर्निंग। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, बहुत लंबा हो गया है।